स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं लवी गुंबर। मिशन यूपी में जुटी मायावती ने रविवार को आगरा में रैली कर विपक्ष पर जमकर हमला किया। बीजेपी को घेरते हुए मायावती ने जहां संघ पर आरक्षण को खत्म करने की साजिश का आरोप लगाया, वहीं राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर अखिलेश सरकार पर जमकर हमला किया। साथ ही बीएसपी अध्यक्ष ने कांग्रेस की सीएम कैंडिडेट शीला दीक्षित पर यूपी वालों के साथ बुरा व्यवहार करने का भी आरोप लगाया। इसी मुद्दे पर आज बहस करेंगे, लेकिन बहस करने से पहले आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा तमाम पार्टियों की तरह बीएसपी अध्यक्ष मायावती भी शिद्दत से मिशन 2017 को अंजाम देने में जुटी हैं। इसी कड़ी में मायावती ने रविवार को आगरा में रैली की। रैली में आए पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं के उत्साह को देखकर मायावती फूली नहीं समा रही थी। उत्तर प्रदेश में आगामी होने वाले विधानसभा आम चुनाव में अब बीजेपी व सपा की अंदरूनी मिली भगत भी यहां बीएसपी को किसी भी कीमत पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने से नहीं रोक सकती है। और ऐसा हो जाने पर फिर से उत्तर प्रदेश में यहां जनता के लिए न्याय व अमन चैन के अच्छे दिन जरूर वापिस आ जाएंगे। ताज नगरी आगरा से मायावती ने एसपी, बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। मायावती के तेवर पीएम मोदी, सीएम अखिलेश यादव और कांग्रेस की सीएम कैंडिडेट शीला दीक्षित के खिलाफ कुछ ज्यादा ही तल्ख दिखाई दे रहे थे। प्रदेश की जनता यहां कांग्रेस, बीजेपी व सपा आदि के शासनकाल के चाल, चरित्र, चेहरा, नीति व नीयत को भी काफी अच्छी तरह से समझ चुकी है। सोशल इंजीनियरिंग के बूते 2007 में यूपी की सत्ता पर काबिज होने वाली मायावती ने आगरा में भी इस मुद्दे को खूब भुनाने की कोशिश की। बीएसपी अध्यक्ष ने ब्राह्मण समेत तमाम अगड़े जातियों के लोगों को आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की हिमायत करती नजर आई। मायावती यही नहीं रुकी, उन्होंने संघ पर आरक्षण व्यवस्था को खत्म करने की साजिश का भी आरोप लगाया। हमारी पार्टी पिछले कई वर्षों से अपर कास्ट समाज के गरीब लोगों के साथ साथ यहाँ मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के गरीब लोगों को भी आर्थिक आधार पर अलग से आरक्षण दिए जाने के लिए केंद्र की सरकार से संसद के अंदर व बाहर भी लगातार आग्रह करती रही है। दरअसल बीएसपी प्रमुख यूपी की जातीय व्यवस्था और इसके सियासी मिजाज को बखूबी समझती हैं। लिहाजा अपने मिशन को मुकाम तक पहुंचाने के लिए मायावती आरक्षण समेत तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष को घेरने में जुटी हैं, और अब वो इसमें कितना सफल हो पाती हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। ये रैली एक शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी देखा जा रहा है कि मायावती इस रैली के जरिए शक्ति प्रदर्शन भी करेंगी, और जिस तरीके से यहाँ पर भीड़ जुटाई गई है या जिस तरीके से लोगों के आने की बात कही जा रही है, एक साफ संकेत है कि यूपी जो आगामी यूपी विधानसभा चुनाव होने वाला है, उसको देखते हुए ये तैयारी चल रही है। हालांकि रैली को सफल बनाने के लिए आगरा अलीगढ़ मंडल के जो तमाम स्थानीय नेता हैं बीएसपी के, वो पिछले काफी समय से लगे हुए हैं, और देखा जाए तो इसके बाद भी कई और रैलियों को संबोधित करने वाली है मायावती। हालांकि सभी पार्टियों की चुनावी रैलियां शुरू हो चुकी हैं, और जिस तरीके से जो यूपी की सियासत है वो लगातार गर्म होती जा रही है, और माना जा रहा है कि इस बार जो प्रमुख लड़ाई है वो बीजेपी, बीएसपी और सपा के बीच होगी। हालांकि मायावती का दावा है कि इस बार जो सरकार बनने वाली है यूपी में, वो बहुजन समाज पार्टी की बनने वाली है। कैमरामैन सुमित बाबू के साथ अविनाश सिंह, नेशनल वॉइस, आगरा। जय हिंद। जी हां, तो रैली हो चुकी है और विरोधियों पर जमकर हमलावर रही आज मायावती। साफ संकेत वहां पर देने की कोशिश की, इसको समझने की कोशिश करेंगे, और इस मिशन के साथ साथ दलितों की चिंता किसको है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल हमारे साथ चर्चा के लिए इस मुद्दे पर जुड़ चुका है। पहले परिचय करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी नेता राकेश त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं। इसके अलावा हमारे साथ दुर्गेश वाल्मीकि जी समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, और हमारे साथ दलित चिंतक SR दारापुरी जी जुड़े हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे बीजेपी से। मेरा पहला सवाल, राकेश त्रिपाठी जी, सबसे ज्यादा हमला उन्होंने बीजेपी पर बोला। इस मिशन को लेकर उन्होंने एक तरफ ताकत दिखाने की कोशिश की, रैली भी हो गई, भीड़ भी जुटा ली गई, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर
जो बीजेपी पर हमले किए। उन्होंने कहा कि दलितों पर, मुसलमानों पर सबसे ज्यादा अत्याचार जो है बीजेपी की गवर्नमेंट में हो रहे हैं। देखिए लवी जी, वास्तविकता में आज की जो आगरा की रैली है, उस रैली ने बहुत कुछ चीजें को स्पष्ट कर दिया है जी। अब देखिए कि जब अचानक घटनाक्रम बदला है, एक टिप्पणी मायावती जी पर जो दुर्भाग्यपूर्ण थी, जो किया भाजपा के एक नेता ने की, जिसके बाद भाजपा ने कार्रवाई की। उसके बाद जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी ने लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर अभद्र टिप्पणियां की, उसके बाद इन्होंने जिस तरह से पूरे प्रदेश में एक आंदोलन छेड़ने का अभियान लिया था, उस अभद्र टिप्पणी से हुई चूक का एहसास इनको हो गया और उन्होंने आंदोलन को ध्वस्त करते हुए नई रैलियों की घोषणा कर दी। और उन रैलियों का नाम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय इसलिए ही केवल रखा क्योंकि यह अंदाजा मायावती जी को हो गया था कि लखनऊ के हजरतगंज पर की गई टिप्पणी से सर्वजन को इकट्ठा करने का जो उनका सपना था, वो सपना बिखरने लगा है। लेकिन मुझे लगता है कि सर्वजन इस धोखे को पहचानता है। सर्वजन उनकी बातों के जो अंदर छुपे हुए निहितार्थ है उसको पहचानता है कि जब वो बातें अमन और चैन की कर रही थी तो उनके बगल में नसीमुद्दीन सिद्दीकी बैठे हुए थे, रामचल राजभर बैठे हुए थे, और ये वो लोग थे जिन्होंने बहुत आपत्तिजनक टिप्पणियां जो अपराध की श्रेणी में आती है, जिनके खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज आरोप ये भी लगे लिखा हुआ है, आरोप ये भी लगे कि बीजेपी आरक्षण को खत्म करने की साजिश कर रही है। आरोप ये भी लगे कि बीजेपी के 2 साल पूरे हो चुके हैं केंद्र सरकार में, लेकिन महंगाई कम नहीं हो रही है। ये इतने बड़े मुद्दे हैं, 2017 में कैसे चुनौती पेश करेगी बीजेपी? देखिए, एक एक करके मैं आरोपों का जवाब दे देता हूं। मायावती जी का यह आरोप लगाना कि संघ आरक्षण को खत्म कर रहा है, बिल्कुल तथ्यों से परे है। कभी कोई एक बयान इस तरह का दिखा दीजिए जब संघ ने यह कहा हो कि आरक्षण को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि मैं अपने आप सार्वजनिक रूप से माफी मांगूंगा इस बात के लिए। कहीं भी कभी भी संघ हमारे वैचारिक अधिष्ठान का केंद्र है, उसने कभी इस प्रकार की कोई बात नहीं कही है। बार बार जनता को बरगलाने का प्रयास भाजपा सुप्रीमो और गैर भाजपाई दलों के नेता बंद करें। कभी भी संघ ने आरक्षण को समाप्त करने की बात नहीं की है। और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, भारत के प्रधानमंत्री, उन्होंने बहुत सार्वजनिक मंच पर बहुत स्पष्टता कहा है कि गरीबों का, दलितों का, वंचितों का आरक्षण हम कभी समाप्त नहीं होने देंगे। जो समाज में पिछड़ा है, जो समाज में वंचित है, जो समाज में अंतिम व्यक्ति है, उसको समाज की मुख्य धारा में भागीदारी लाने के लिए जो भी प्रयास किए जाने चाहिए वो प्रयास जारी रहेंगे। कुछ नए प्रयास की आवश्यकता होगी तो वो प्रयास भी किए जाएंगे। इसलिए ये बरगलाना बंद करें। और जहां तक दूसरी बात रही महंगाई की, तो मायावती जी को आंकड़े देखने चाहिए कि 10.67% की जो महंगाई की दर थी, आज वो महंगाई की दर इकाई में आई है। आज हमने तमाम सारी चीजों पर महंगाई को काबू किया है और धीरे धीरे आने वाले समय में हम महंगाई को न्यूनतम स्तर तक लेकर के जाएंगे, क्योंकि यह सरकार गरीबों के लिए प्रतिबद्ध है। हमने किसानों की आय को दोगुना करने के लिए 2022 तक का लक्ष्य लिया है। वास्तविकता में भाजपा की विकासात्मक राजनीति, रचनात्मक राजनीति के सामने जब कोई इशू नहीं है इनके सामने, तब इन्होंने और दुर्गेश वाल्मीकि जी भी हमारे साथ चर्चा में। दुर्गेश वाल्मीकि जी, क्या आप राकेश त्रिपाठी जी के महंगाई को लेकर दिए गए तर्कों से सहमत हैं? और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मायावती ने सपा सरकार को भी घेरा है। नहीं, देखिए गुंबर जी, तो चुनावी बातें हैं, चुनावी समर चल रहा है, इसलिए आरोप लगाए जा रहे हैं। सवाल बेसिक ये है कि मायावती जी अपने को दलितों का नेता कहती हैं जी। उनके यहाँ कौन से दलित है? ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित सीटों पे विधायक समाजवादी पार्टी से जीते हैं दलित। मतलब संख्या जो है करीब 75% सुरक्षित सीटों पर समाजवादी पार्टी में विधायक जीते हैं। और समाजवादी पार्टी का एक इतिहास रहा है, समाजवादियों का इतिहास रहा है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी कहते थे कि हम रानी के खिलाफ मेहतरानी को चुनाव लड़ाएंगे। और लेकिन आरोप तो ये भी है, दलितों का भला आपकी पार्टी ने भी नहीं किया। हमारा दलित अति दलित नहीं है जी। जी जी, आरोप ये भी लग रहे हैं, एक तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगे हैं, लेकिन दलितों का कल्याण तो किसी भी पार्टी ने नहीं किया। नहीं, ऐसा बिल्कुल आरोप गलत है। दलितों को तो विशेष अवसर देने का काम माननीय श्री मुलायम सिंह जी ने किया। बाकी दल समान अवसर की बात करते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी और हमारे नेताजी ने विशेष अवसर देकर गरीब अति दलित के लोग थे उनको आगे बढ़ाने का सदैव काम किया है। हमारे 11 टिकट अति दलित समाज को दिए। आज 5 MLA हमारे अति दलित समाज से हैं। बसपा में 1 MLA नहीं है अति दलित से जी। और एक आप लाइन ऑर्डर की बात ये कर रही है, बाकी जो विकास के काम किए प्रदेश के, उनके ऊपर नहीं चर्चा होगी।
विकास का कोई रोल नहीं है प्रदेश में। लगातार हमारे मुख्यमंत्री जी विकास कार्यों का उद्घाटन कर रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं, विकास चल रहा है प्रदेश में। लेकिन ये चुनाव में तमाम जिलों लेकिन विरोधी दल लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि विकास अगर हो रहा है तो विकास जंगल राज में हो रहा है। जंगल राज क्यों कहा जा रहा है? अगर विकास हो रहा है तो जंगल राज क्यों? नहीं, जंगल राज तो कतई नहीं है। वो विरोधी पार्टी के पास जब कुछ मिलेगा नहीं तो यही कहेंगे। हम कहते हैं दोनों की बात होनी चाहिए। अगर विकास कार्य किए हैं तो वो पहले बताएं किए हैं कि नहीं किए हैं। अब जहां पर हम सही है 95%, वहां कोई नहीं बोलेगा। जहां से थोड़ी सी चूक हुई या कहीं देरी हुई उस पर आप चर्चा करेंगे। दुर्गेश वाल्मीकि जी, मायावती तो दावा कर रही है 2007 में जब उनकी सरकार आई थी तब खूब विकास हुआ था। हाँ, विकास हुआ था। हाथी कम से कम हजारों हाथी पूरे नोएडा में और लखनऊ में खड़े हैं। हाथी एक हाथी 30-30 लाख का हाथी खड़ा है, सैकड़ों हाथी खड़े हैं। इससे प्रदेश की गरीब जनता को क्या मिल गया या क्या मिलेगा? मगर आज उत्तर प्रदेश में लखनऊ में मेट्रो, कानपुर मेट्रो ऐलान हो गया। तमाम 100 डायल अपराध को रोकने की दिशा में काम हो रहा है। 10-90 तमाम क्षेत्रों में काम हुआ है, ऐसा नहीं है। चलिए दलित चिंतक को भी हम इस चर्चा में जोड़ लेते हैं। हमारे साथ SR दारापुरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दारापुरी जी, मेरा सवाल आपसे, दलितों की चिंता सभी पार्टियां जो हैं वो दर्शा रही हैं कि उन्हें है और हम दलितों के साथ हैं, उनके हक में आवाज उठा रहे हैं। मायावती ने भी आज बिगुल फूंक दिया। क्या कहेंगे यहाँ पर कौन दलित हितैषी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आप उत्तर प्रदेश में महसूस करते हैं? देखिए, ऐसा है जी, दलित हितैषी इस सेंस में सभी पार्टियां हैं कि सबको दलितों का वोट चाहिए। वो मायावती को भी चाहिए, भाजपा को भी चाहिए, सपा को भी चाहिए, कांग्रेस को भी चाहिए। परंतु आज की डेट में किसी पार्टी का भी दलित एजेंडा नहीं है। लेकिन दलितों को क्या चाहिए है? दलित कहाँ कमजोर हैं? हाँ, दलितों को चाहिए। दलितों के बारे में अभी हाल में जो एक सामाजिक और आर्थिक जनगणना आई है उसके जो आंकड़े हैं वो दर्शाते हैं कि दलितों को क्या चाहिए। उस जनगणना में ये आया है कि देहात क्षेत्र में 56% जो दलित परिवार हैं वो भूमिहीन है, 60% दलित परिवार गरीब हैं और 30% परिवार जो हैं वो केवल हाथ का काम करना जानते हैं, उनके पास दूसरा कोई हुनर नहीं है। और ये जो कमज़ोरियां हैं कि भूमिहीनता है और उनके पास कोई दूसरा ऐसा हुनर नहीं है, इसके कारण दलितों की ये सबसे बड़ी कमज़ोरियां हैं। तो व्यवहार में अगर कोई भी पार्टी अपने आप को दलित हितैषी कहती है तो उसको दलितों की भूमिहीनता खत्म करनी चाहिए और दलितों को रोजगार जो है, जो बेरोजगारी है वो उनको उपलब्ध कराना चाहिए और तीसरा दलितों का जो उत्पीड़न है वो रोकना चाहिए। परंतु ये बड़ा दुर्भाग्य है कि ना तो बसपा, सपा, भाजपा, कांग्रेस किसी भी पार्टी के एजेंडे पर दलितों के ये जो मुद्दे हैं वो नहीं है। दलितों का वोट सबको चाहिए और वो जाति के नाम पे चाहिए और वो गणित के हिसाब से हर एक अपना जोड़ तोड़ कर रहा है, पर दलितों के लिए वास्तव में कोई कुछ नहीं करना चाहता है। चलिए, तो यानी आपका साफ कहना है कि फिक्र जो है, चिंता जो है दिखाना, वो सिर्फ दिखावा मात्र है। बिल्कुल सही है वो, क्योंकि दलितों के वोट चाहिए तो इसलिए वो जाति के नाम पर। अब जो अभी समाजवादी पार्टी के कह रहे थे कि हमने आरक्षित सीटें जीती हैं, वो बात सही है। इसी तरह से भाजपा में आरक्षित सीटें जीती है। आरक्षित सीटों पर भी जो है जो वोट लिए जाते हैं वो भी मुद्दों पर नहीं लिए जाते हैं, वो भी वहाँ पर दलित वर्ग के लोगों को खड़े करके उनके जाति के आधार पर वोट लिए जाते हैं। तो आरक्षित सीटें भी मुद्दों पर नहीं जीती जाती हैं, वो भी जातिगत समीकरणों के आधार पर जीती जाती हैं। जी, राकेश त्रिपाठी जी, अगर आपने गौर किया हो, यहां पर साफ तौर पर आरोप लग रहे हैं। आरोप बीजेपी पर भी लग रहे हैं, बसपा पर भी लग रहे हैं, कांग्रेस पर भी और सपा पर भी। दलितों की फिक्र किसी को भी नहीं है, दलित हितैषी कोई भी नहीं है, सबको वोट चाहिए। देखिए लवी जी, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना और उसका विकास
शुद्ध रूप से दलितों के चिंतन को लेकर के हुआ था। इसको स्वीकारने में कोई दो राय मुझे नहीं है कि कांसीराम जी ने दलितों के स्वाभिमान के लिए संघर्ष किया, लेकिन कालांतर में जैसे जैसे पार्टी आगे बढ़ती गई, पार्टी में पूंजीपतियों का प्रभाव बढ़ता गया और पार्टी ने दलित वोटों का सौदा करना शुरू कर दिया। और आज जो बहुजन समाज पार्टी है वो शुद्ध रूप से पूंजीपतियों के हाथ में है, शुद्ध रूप से दलालों के हाथ में है और वो दलितों के वोटों का सौदा करने का काम कर रही है। आप याद करिए 2012 में जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार आई, सरकार बनने के साथ ही 1 महीने के अंदर दलित बस्तियों पर बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी के समर्थित गुंडों के द्वारा हमले किए गए। बहुजन समाज पार्टी की आज सुप्रीमो जो आगरा में बड़ी रैली कर रही हैं, उनसे पूछिए कि वो उस समय कहां थी। उनसे पूछिए कि कांठ में जब दलित बस्ती से लाउड स्पीकर मंदिर से हटाया जा रहा था तब वो कहां थी। उनसे पूछा जाना चाहिए कि मुरादाबाद में जब मुजफ्फरनगर में दलितों पर अत्याचार हो रहा था तब वो कहां थी। उनसे पूछा जाना चाहिए कि आजमगढ़ के खुर्दासपुर में जब दलित बस्ती पर हमला हुआ तब वो कहां थी। इन सारी घटनाओं में, चाहे वो आगरा के में घटना हुई हो दलित को पीटने की, इन सारी घटनाओं में भारतीय जनता पार्टी ने सबसे आगे बढ़कर के दलितों के हितों के लिए, दलितों की सुरक्षा के लिए सड़क पर उतरकर संघर्ष करने का काम किया है। दलितों के लिए जो जितने भी स्कीम इस समय केंद्र सरकार की स्कीमों को आप देखेंगे, वो सारी स्कीमें आज जनधन खाते सर्वाधिक दलितों के खुले हैं। आज उज्ज्वला योजना का लाभ सर्वाधिक दलितों को मिलने जा रहा है। आपकी पार्टी को लेकर ये क्यों नहीं कह रहे सरकार है वो दलितों की, आपकी पार्टी को उनकी चिंता है, उनकी फिक्र है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल दलित आज ही कह रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में 2014 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे, लोकसभा चुनाव में 73 सीटें हमको बिना दलितों के वोट के नहीं मिली है। ये निश्चित तौर पे इसको स्वीकार करना होगा कि बहुजन समाज पार्टी के साथ दलित वोट बैंक, लेकिन इस बात की गारंटी कैसे होगी कि 2017 में जो असेंबली इलेक्शंस होंगे दलित उसमें भी आपका साथ देंगे? देखिए, दलित जान रहा है कि वो समाज की जो अंतिम व्यक्ति लाइन में आकर के खड़ा है उसको लाइन से बाहर केवल विकास के एजेंडे के द्वारा निकाला जा सकता है। ये जाति के आधार पर की जाने वाली राजनीति कभी उनका भला नहीं कर सकती है। इस बात को बखूबी अब जो आज मीडिया है, जो आज समाज का जागरूक वर्ग है, दारापुरी जी बैठे हुए हैं, वास्तविकता में इस प्रकार के चिंतकों के द्वारा भी इस विषय को रखा जाना चाहिए कि आज केवल जातीय चिंतन के आधार पर किसी का विकास नहीं हो सकता है। विकास की अवधारणा के द्वारा ही किसी व्यक्ति का विकास हो सकता है और उस विकास की अवधारणा को लेकर के भारतीय जनता पार्टी इस समय सकारात्मक राजनीति कर रही है। और उनकी सकारात्मक राजनीति के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ यदि समाज के सभी तबके जुड़ेंगे, उत्तर प्रदेश में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, तो निश्चित तौर पर समाज का जो वंचित वर्ग है, जो पिछड़ा तबका है, जो दलित वर्ग है, उसका भी विकास होगा। जी जी जी। और एक बात और लवी जी कहूंगा साथ में, जब कानून व्यवस्था खराब होती है तो उसका सर्वाधिक खामियाजा दलित को भुगतना पड़ता है। और उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ने कानून व्यवस्था के खिलाफ पूरे 4.5 वर्ष के कार्यकाल में एक भी आंदोलन नहीं किया है। सड़क पर उतरने का काम कानून व्यवस्था के खिलाफ केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में किया है। इससे स्पष्ट है कि दलितों का हितैषी, दलितों की चिंतक उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अलावा दूसरा कोई दल नहीं है। चलिए, दुर्गेश वाल्मीकि जी, अगर आपने सुना हो, आपकी पार्टी पर सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं और खुद को दलित हितैषी भी बता दिया है बीजेपी ने। नहीं, देखिए, मायावती लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आपकी पार्टी को चैलेंज कर रही है। ये नहीं, वो तो चुनावी मामला है, चुनाव सर पे है, तो अब उनको जो भी कहा हमारे भाजपा के साथी ने कि 4.5 साल तो नहीं बोली, कहीं एक बयान नहीं आया जी। अब ऊना में और वहाँ भी आंध्र में 2 दलित की पिटाई हुई तो उनको दर्द हो गया। अभी तमाम जगह उत्पीड़न की बातें आती तो हम लोग जाते हैं, हमको कहीं पानी पीने को नहीं मिलता, कहीं मंदिर में घुसने को नहीं मिलता। हम लोग की एक समस्या है, हम लोग किस चीज से जूझ रहे हैं। कभी नाई दाढ़ी नहीं बनाता है, पहले सुनते थे अपने बाप दादाओं से, आज भी ये हो रहा है 70 साल की आजादी के बाद। तो हमारी लड़ाई एक तो इसके लिए कौन जिम्मेदार? राजनीतिक अलग है, इस व्यवस्था के लिए, इस सिस्टम के लिए, इस राजनीति के लिए कौन जिम्मेदार? जो हमारे दलित है। आप तो इस टाइम सिस्टम में हैं, आप सत्ता में हैं, आप व्यवस्था को बदलिए ना। जो भी लोग जिम्मेदार हैं, नहीं, मैं दीजिए उनका हक, उनका अधिकार। जिस फोरम पर जब अवसर मिलता है हम लोग विरोध करते हैं इस बात का, अन्याय का हम सभी कभी साथ नहीं देंगे। अगर हमको लगेगा कि अन्याय हो रहा है, भले वो हमारे ही आदमी कर रहा है उत्पीड़न, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि एक सीमा होती। 70 साल की आजादी हो गई और आज भी तमाम जगह दलित को बिल्कुल दूध की मक्खी की तरह निकाल दिया जाता है। अगर दलितों के साथ अनदेखी होगी तो उसके लिए हम लोग पास और भी बहुत से रास्ते हैं और उसका हम लोग इस्तेमाल समय समय पर करते हैं। ये प्रदेश और देश के लोग जानते हैं। जंतर मंतर में घेर लिया था पूरी। क्या आप ये दावा करेंगे लखनऊ में जब 22 करोड़ की जो जनता है प्रदेश की, वो सुरक्षित है, महफूज है?
नहीं, मैं कह रहा हूं कि उस दिशा में हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत से काम किए हैं। 100 डायल के उसमें काम किया, तमाम जो अपराधियों से लड़ते हुए तमाम पुलिस अधिकारी शहीद हुए, तो खेल तो रहे नहीं थे वो। आपने तमाम योजनाएं चलाई, कोई नहीं नकार रहा, आपने बहुत विकास किया, प्रदेश में बहुत ज्यादा विकास किया। आपने मेट्रो परियोजनाओं को चलाया, आपने डायल 100 शुरू किया, 1090 योजना चलाई, आपने महिलाओं को उनका अधिकार दिया, बहुत ज्यादा वजीफे बांटे, लैपटॉप भी बांटे, बहुत ज्यादा विकास किया, इसको कोई नहीं नकार रहा। लेकिन मायावती साफ तौर पर यहां पर आरोप लगा रही हैं कि जो आम आदमी, जो 22 करोड़ की जनता है उत्तर प्रदेश की, वो सुरक्षित नहीं है, महफूज नहीं है। और उन्होंने ये भी आरोप लगाया कानून व्यवस्था समाजवादी पार्टी सरकार के बूते की बात नहीं है। खारिज करेंगे उनका यह दावा? नहीं, बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है। ऐसा कुछ नहीं है। वो चुनावी जो माहौल है चुनावी, उसमें 2-3-4 महीने के बाद चुनाव होना है, सब चुनावी बात कर रहे हैं। हम तो धरातल पर कहते हैं काम अगर हमने किया है तो काम के आधार पर जनता जो है हम और बेहतर व्यवस्था लाएंगे। हम चाहते हैं और प्रदेश की जनता को आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करता हूं कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उनकी टीम ने विकास का काम किया है तो दोबारा मौका मिलेगा, इससे और आगे बढ़ेगा। आप ये कहेंगे सिर्फ विकास के नाम पर वोट मांगेंगे? प्रदेश बढ़ता है, देश बढ़ता है। बाकी विरोधी दल जो हैं वो लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा उठाएंगे, उठा भी रहे हैं, उस पर जनता को कैसे संतुष्ट करेंगे आप? भाई चुनाव में उनके पास अब इसके अलावा, भाई देखिए विरोधी दल जो है वो हमारे चुनाव के जो विकास के काम हमने किए उसके बारे में तो बताएंगे नहीं। यानी आप रेखा खींच रहे हैं, आप कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर से ज्यादा बड़ा मुद्दा यहाँ पर विकास का है, और विकास आपकी पार्टी ने किया है और इसलिए आपकी जीत सुनिश्चित है। हालांकि मायावती ये दावा कर रही है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर तमाम नहीं, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर समय समय पर माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रमुख सचिव गृह, डीजीपी समीक्षा बैठक करते रहते हैं और तमाम अधिकारियों को डांट डपट भी लगती है, एक्शन भी उनके खिलाफ होता है। किसी जनपद में भी अधिकारियों के तबादले हुए हैं, लेकिन उससे तस्वीर नहीं बदली है। अगर हाल के दिन की जो बात करें, जिस तरह से वारदात हो रही हैं, गैंगरेप की वारदातें सामने आई, चोरी डकैती लूट हत्या, ये अपराध जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसकी संख्या कम नहीं हो रही है, तबादले भी हुए हैं। तबादले नहीं, तबादलों का तो पूरा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करने लायक रिकॉर्ड बना दिया है। हर दिन उन्होंने तबादलों की लिस्ट जारी की है, लेकिन उत्तर प्रदेश की स्थिति बद से बदतर होती गई है। जी दुर्गेश जी। जी चलिए नहीं, मैंने तो गुंबर जी बताया आपको कि ये सब चुनाव की बातें हैं, विकास को देखना चाहिए और लॉ एंड ऑर्डर जो थोड़ा बहुत अगर कहीं है तो उसको और हमारे मुख्यमंत्री जी सख्ती कर रहे हैं। वो नहीं, क्या कोई सरकार चलाएगा, पूर्ण बहुमत सरकार चलाएगा, वो क्या चाहेगा कि अपराध जगह जगह हो और हमारी छवि हमारी खराब हो? ये जरा सोचने लायक। लेकिन अपराध से लड़ने की जो इच्छा शक्ति होनी चाहिए, वो इच्छा शक्ति नहीं है सरकार में। आज थानों में नियुक्तियां विशेष जाति के लोगों के मुख्यमंत्री के सजातीय होने के नाते उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था खराब है और इस पर आज तक मुख्यमंत्री ने कभी कुछ नहीं बोला है। आज थाना अध्यक्ष इतना शक्तिशाली है कि वो एसपी और डीआईजी को कुछ नहीं समझता है। थाने का सिपाही जो है एसएसपी का ट्रांसफर करा देता है। इस प्रकार की घटनाएं केवल उत्तर प्रदेश में हो सकती है, भारत के अन्य किसी राज्य में नहीं हो सकती है। इसका जवाब मुख्यमंत्री जी को उत्तर प्रदेश के 2017 के चुनाव में देना पड़ेगा। चलिए, शायद दुर्गेश वाल्मीकि जी इस पर जवाब नहीं देना चाह रहे, लेकिन एसआर दारापुर जी, मेरा सवाल आपसे, आपको क्या चाहिए? नहीं, गुंबर जी ऐसा नहीं है। जी चलिए, हमें दलितों के मुद्दे पर भी चर्चा करनी है, उस पर उनकी चिंता भी जाननी है कि उनकी क्या चिंता है और उनकी क्या मांग है और कौन सी पार्टी उनकी जो है वाकई फिक्रमंद है। दारापुरी जी, एक तरफ समाजवादी पार्टी से हैं जिनकी राज्य में सरकार है, एक तरफ बीजेपी से हैं जिनकी केंद्र में सरकार है। अब आपकी क्या मांग है? 2017 का जो है मुद्दा है, क्योंकि सभी पार्टियों को दलितों के वोट चाहिए और सभी चिंता भी जाहिर कर रहे हैं, लेकिन दलितों की चिंता वाकई किसको है ये तो आप ही को तय करना है। लेकिन आपके क्या मुद्दे हैं, असल में आपकी क्या मांग है? देखिए, एक तो मैं सबसे पहले ये जो दलितों पर अपराध की बात है वो मैं थोड़ा संक्षेप में बताना चाहूँगा। अभी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के 2014 की रिपोर्ट आई है, जिसमें ये आया है कि उत्तर प्रदेश में दलितों के ऊपर संख्या के मामले में सबसे अधिक अपराध हुए हैं। वो मैं मानता हूं कि यहाँ पर दलितों की बहुत बड़ी जनसंख्या है, परंतु उसके और कुल मिला के प्रति लाख अगर आप अपराध देखेंगे तो वो देखने में कम लगता है।
परंतु जो गंभीर अपराध हैं जिसमें हत्या है, अपहरण है और इस प्रकार के दूसरे मामले हैं, उनमें जो राष्ट्रीय औसत है, उत्तर प्रदेश में दलितों पर जो अपराध हैं वो राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा है। ये एक चिंता की बात है। और दूसरा जो दलितों के भले की बात है समाजवादी पार्टी की, उन्होंने हाल में एक रेवेन्यू कोड बनाया है। उस रेवेन्यू कोड में उन्होंने एक बड़ा ऐसा परिवर्तन कर दिया है जिससे दलितों को जो ज़मीन मिलती थी, एक तो वो बंद हो गई और दूसरा जो उनकी ज़मीन थी उसके छीनने का रास्ता खुल गया। तो कौन दलितों की स्थिति में परिवर्तन कर सकता है? क्योंकि शासन सभी ने किया, लेकिन दलित आज भी वही हैं, उनकी अपनी समस्याएं आज भी वही हैं। हाँ, ये बात सही है कि किसी भी सरकार के रहते दलितों का भला नहीं हुआ है, क्योंकि किसी ने दलित एजेंडा बनाया ही नहीं है। मायावती ने भी दलित एजेंडा नहीं बनाया है। अब जो भाजपा की सरकार है उसका अगर आप, जो मैं अपराध के आंकड़ों की बात कर रहा हूँ, देश के 5 सबसे अधिक अपराध वाले दलितों के ऊपर जो राज्य हैं, जो 3 भाजपा के राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, वहाँ पर सबसे ज़्यादा दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। और दूसरा जो केंद्रीय सरकार ने अभी पिछला बजट पेश किया है, उसके अंदर एक शेड्यूल्ड कास्ट सब प्लान होता है, एक ट्राइबल सब प्लान होता है, जिसमें यह है कि दलितों की आबादी के अनुपात में बजट रखा जाएगा, परंतु उसमें जो बजट रखा गया है वो उसका 50% भी नहीं है। एक तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा जो दलितों का है वो आरक्षण, उसमें पदोन्नति में आरक्षण का मामला है। ये समाजवादी सरकार ने तो पार्लियामेंट में जब उसका संविधान संशोधन बिल पेश हुआ तो इन्होंने एक दलित एमपी से ही अपना बिल फड़वाया, तो इन्होंने खुला विरोध किया ये पदोन्नति में आरक्षण का। और भाजपा को 2 साल हो गए हैं इनकी सरकार बने हुए केंद्र में, आज तक भी इन्होंने पदोन्नति में आरक्षण की बहाली के लिए संविधान संशोधन की दिशा में कोई भी काम नहीं किया। चलिए, सवाल बहुत सारे हैं, है कोई जवाब? राकेश त्रिपाठी जी आपके पास, दुर्गेश वाल्मीकि जी आपके पास, क्योंकि आखिरी कमेंट लेना चाहूंगा इस चर्चा में आप दोनों से। क्या कीजिएगा 2017 में अगर आप आए दलितों के लिए? दारापुरी जी को जो चिंता है, देखिए बहुत स्पष्ट है। दारापुरी जी ने जो चिंता व्यक्त की सबसे पहले कि 56% दलित इस समय भूमिहीन है उत्तर प्रदेश में और 60% ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, और बाकी उन्होंने 30% कहा जो जिनके पास हुनर नहीं है, केवल उनके हाथों से करते हैं, बाकी उनके पास हुनर नहीं है। मुझे लगता है कि केंद्र ने जो योजना चलाई है कौशल विकास की, ये कौशल विकास की योजना सर्व समाज के लिए, और सबसे ज्यादा लाभान्वित उस तबके के लोग ही होंगे जिनके हाथ में कोई कौशल नहीं है, जिनको आज स्वरोजगार करने के लिए आवश्यकता है, जिनके पास बड़ी पूंजी नहीं है, उनके लिए मुद्रा बैंक की योजना है। मुझे लगता है कि इन योजनाओं का सबसे ज्यादा लाभ जो है वो दलित वर्ग के लोगों को ही होगा। और 2022 तक हमने, केंद्र सरकार ने ये योजना बनाई है कि 2022 तक सबको आवास उपलब्ध कराए जाए। मुझे लगता है ये कुछ क्रांतिकारी ऐसी योजनाएं हैं जिन योजनाओं के कारण आने वाले समय में दलित भी, चलिए फाइनल कमेंट दुर्गेश जी आप भी दे दीजिए, धारा के साथ जुड़ करके आगे बढ़ेंगे। जी गुम्बर जी, मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूँ। दारापुरी साहब ने जो कहा वो हमारे बहुत बड़े अधिकारी के पद पे भी रहे हैं शासन में, तो तमाम आपराधिक घटनाओं के बारे में उनका बहुत गहन अध्ययन है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी ने जो पूरे प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में विकास किया, हम काम के बल पर सरकार पुनः बनाएंगे और लाइन ऑर्डर की जहां तक बात है, जो कुछ कमियां हैं उसकी समीक्षा करेंगे, उसको और कम से कम अपराध हो, क्योंकि 100 डायल की जो योजना मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया उसका यही उद्देश्य है कि कहीं घटना हो, कोई एफआईआर हो, 5 से 7 मिनट के अंदर पुलिस पहुंच जाए। तो इस दिशा में काम हो रहा है। ऐसा नहीं कि दलितों की उपेक्षा की जाएगी, अगर उपेक्षा की जाएगी तो हम लोग बर्दाश्त करेंगे। पुलिस कोई पार्टी हो, कोई सरकार हो, पुलिस कार्रवाई क्या करेगी ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमको कोई ये गारंटी देगा, कोई दल ये गारंटी देगा कि किसी दूसरे दल की सरकार बनेगी तो अपराध नहीं होंगे? क्यों कर रहे हैं? ये विचारणीय प्रश्न है। चलिए, तो टाइम कम है हमारे पास, सीबीआई जांच के लिए आग्रह कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस पर किसी का भरोसा नहीं। बात विश्वसनीयता की है, बात विश्वसनीयता की है। अब दावे सभी ने किए, दावे मायावती ने भी कर दिए, भीड़ भी जुटाई, ताकत भी दिखाई और दावा भी कर दिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आज तक सभी की सरकार रही, सभी ने शासन चलाया, बड़े बड़े दावे किए और दलित हितैषी होने का दावा भी किया, लेकिन दलितों का उत्थान, दलितों के अंदर परिवर्तन
किसी ने भी नहीं किया, उनके लिए आवाज किसी ने भी नहीं उठाई। अब बड़ा सवाल, दलित किस पर विश्वास करे? यह मिशन नहीं है आसान। फिलहाल इस मिशन में दलितों को लेकर हो रही है सियासत, सियासत और सियासत। अभी के लिए इस चर्चा में बहुत बस इतना ही। सभी हमारे गेस्ट हैं, उनके सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो लवी गुंबर को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेशनल वॉइस। जय हिंद।